हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक और नए एक्सप्लेनेशन लेकर दोबारा हाजिर हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। जो नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूलें न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की मूवी का नाम अराइवल है। 2016 में रिलीज्ड एक अमेरिकन साइंस फिक्शन फिल्म है। IMDb में इसे 7.9 की रेटिंग मिली है। डायरेक्टर है डेनिस वेलेनियव। कास्टिंग स्टार्स है एमी एडम्स एज लुइस बैंक्स, जो कि भाषा वैज्ञानिक होती है, जेरेमी रेनर एज इयान डॉनेली, जो कि फिजिसिस्ट होता है, एंड फॉरेस्ट वाइटेकर एज GT वेबर, जो कि US आर्मी कर्नल और इस पूरे मिशन का सुपरवाइज़र होता है। इंसानी दिमाग को हम जितना सक्षम समझते हैं, यह उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा सक्षम है, किसी भी अनुमान से ज़्यादा, किसी भी सोच से परे। मूवी की शुरुआत होती है लुइस बैंक से, जो कि एक लिंग्विस्ट होती है, यानी भाषा वैज्ञानिक। लुइस की बेटी हैना को एक लाइलाज बीमारी होने से महज 12 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो जाती है। लुइस बैंक्स USA की एक यूनिवर्सिटी में ओरिजिन ऑफ पोर्तुगीज़ लैंग्वेज पे क्लास ले रही होती है कि तभी सारे स्टूडेंट्स के सेलफोन बजने लगते हैं। न्यूज़ से पता चलता है कि दुनिया भर के अलग अलग 12 जगहों पे एलियंस के स्पेसक्राफ्ट लैंड हुए हैं और अमेरिका के मोंटाना शहर में भी एक स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ होता है। पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और 5,000 से ज़्यादा नेशनल गार्ड्स को तैनात किया जाता है। सारे बॉर्डर्स बंद और फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दिए जाते हैं। हर जगह हलचल मची हुई होती है। पूरा शहर में लोग घबराए और डरे हुए होते हैं, जिससे लॉ एंड ऑर्डर्स भी डगमगाने लगते हैं। जिन 12 देशों पे एलियंस के स्पेसक्राफ्ट लैंड होते हैं, वहाँ की मिलिट्री और एक्सपर्ट्स इन पूरे वाक़या को मॉनिटर कर रहे होते हैं। US आर्मी कर्नल GT वेबर, लुइस बैंक्स और फिजिसिस्ट इयान डॉनेली दोनों को एलियंस को स्टडी करने के लिए रिक्रूट करता है। मिलिट्री बेस कैंप पहुंचकर मेडिक डिवीजन में दोनों के ब्लड टेस्ट सैंपल और क्विक मेडिकल मॉनिटरिंग होने के बाद इम्यूनाइजेशन डोज दिया जाता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स में हल्का चक्कर आना, उल्टी आना, सर दर्द हो सकता है। इसके बाद मॉनिटरिंग एंड स्टडी डिवीजन में दोनों को अपने अपने टीम से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट से पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट की जो बनावट है वो एक बिल्कुल खड़ी पोजीशन में है। हर 18 घंटे के बाद स्पेसक्राफ्ट का एंट्रेंस ठीक 112 मिनट और 19 सेकंड्स के लिए खुलता है और इतना ही वक्त है उनके पास एलियन से इंटरेक्ट करने के लिए। ये 112 मिनट 19 सेकंड का जो समय है उसमें स्पेसक्राफ्ट के अंदर गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता, जिसकी वजह से इंसान वहाँ वर्टिकल चल सकता है। एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक इन 18 घंटों के अंतराल में स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीजन लेवल और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन किया जाता होगा। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि एलियन स्पेसक्राफ्ट जिस मटेरियल से बना है उसके अंदर ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पाने की वजह से एग्जैक्ट 112 मिनट 19 सेकेंड्स के बाद वहाँ ऑक्सीजन पूरी ख़त्म हो जाती है और ग्रेविटी शिफ्ट हो जाती है, जिससे वो लोग खुद ब खुद उस विमान से स्लाइड करके बाहर आ जाते हैं। कुछ देर में कर्नल GT लुइस और इयान को स्पेसक्राफ्ट लेकर जाता है। वहां पहुंचने पर देखते हैं अंदर से वो स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल हॉलो होता है। ग्रेविटी के काम ना करने की वजह से वो जगह बिल्कुल स्पेस की तरह वेटलेस महसूस होता है। वहाँ एलियंस और ह्यूमन के बीच एक कांच जैसी दीवार होती है। बाकी सभी की तरह लुइस भी काफ़ी घबराई हुई होती है। क्या होगा, कैसे होगा, पूरी टीम इन पर निर्भर है। फिर उन्हें कुछ ऑक्टोपस की तरह दिखने वाले 2 एलियंस दिखते हैं, जिनके 7 पैर होते हैं, जिन्हें ग्रीक भाषा में हेप्टापॉड्स कहते हैं। हेप्टा मतलब 7 और पॉड यानी फुट। पहले दिन लुइस एलियन से वर्बली कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, पर एलियन बस गड़गड़ाहट की आवाज़ निकालते हैं, जिससे कुछ समझा नहीं जा सकता। समय ख़त्म होने के बाद वो लोग वापस आ जाते हैं। अभी तक किसी भी देश को कोई प्रोग्रेस नहीं मिल पाई है। देश में हालत दिन पर दिन ख़राब होने की वजह से कर्फ्यू लग जाता है। सारे लोग एलियंस के धरती पे आने को अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। कुछ लोग इसे जीसस की प्रोफेसी भी कहते हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए सब तैयार होते हैं और इस बार लुइस अपने साथ एक वाइट बोर्ड और स्केच पेन लेकर जाती है। कर्नल GT के पूछने पे लुइस कहती है शायद लिखकर उनसे कम्युनिकेट कर सके। अब लुइस बोर्ड पे ह्यूमन लिखती है और जवाब में एलियंस कांच पे ब्लैक इंक से एक सर्कल की तरह बनाते हैं, जो कि एक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है और वो इंक थोड़ी देर बाद डिज़ोल्व हो जाती है। पहली बार एलियन से उन्हें कुछ रिस्पॉन्स मिलता है।
यान उन दोनों एलियंस का नाम अबॉट और कॉस्टेलो रखता है। एलियंस ऐसे ही बहुत सारे साइंस बनाते हैं जिसे डिकोड करना मुश्किल होता है। बेस कैंप वापस आने के बाद कर्नल जीटी लुइस को प्रेशराइज करता है कि इस तरह एक एक वर्ड समझाने पे बहुत समय लग जाएगा। हायर अथॉरिटीज़ यही जानना चाहते हैं कि वो एलियंस क्या चाहते हैं, उनका यहाँ आने का मकसद क्या है, जिस पे लुइस उसे एक किस्सा सुनाती है। 1770 की बात है। कैप्टन जेम्स कुक जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पहुँचे तो वहाँ उसने पेट में थैले वाले अजीब से जानवरों को देखा और वहाँ के आदिवासी लोगों से पूछा कि वो कौन सा जानवर है। जवाब में आदिवासी अपनी भाषा में कहता है कंगारू, और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी भाषा में कंगारू का मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड होता है। कहने का मतलब जल्दबाजी करने से कहीं और देरी ना लग जाए, चीज़ें मिस इंटरप्रेट होने से समय और ज़्यादा न लग जाए। बदले में कर्नल कहता है, लेकिन याद रहे कि कमज़ोर प्रजाति आदिवासी भी ख़त्म हो गए, कहीं हमारे साथ भी ये ना हो। यहाँ हर सेशन के साथ लुइस एलियंस के साथ बेसिक वोकैबुलरी जैसे ईट, वॉक, स्लीप कई वर्ड्स इंटरचेंज करती है। वो एलियंस भी अपनी लैंग्वेज में रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे जैसे सेशन होते जाते हैं, लुइस को उसी बच्चे की झलकियाँ बार बार आती हैं, उसके हंसने की, खेलने की, और हॉस्पिटल भी दिखता है जहाँ उस बच्ची ने आखिरी सांस ली। लुइस को लगता है शायद ये मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एलियंस का पृथ्वी पे आए काफ़ी समय हो गया होता है, लेकिन अब तक कई सारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाए थे। ना ही उनके स्पेसक्राफ्ट की केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में पता चल पाया और ना ही उनके यहाँ आने के पर्पस के बारे में। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट किसी भी तरह का कोई गैस या रेडिएशन नहीं छोड़ती और ना ही वातावरण में कोई बदलाव देखा गया। हालांकि ये सारे स्पेसक्राफ्ट आपस में कम्युनिकेट तो करते होंगे, लेकिन कैसे, ये अभी तक डिटेक्ट नहीं किया जा सका। इन एलियंस के उन्हीं 12 जगहों पर लैंडिंग के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये इंसानों को स्टडी करने आए हैं? इन सारे सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। यहाँ एक्सपर्ट्स द्वारा एलियन लैंग्वेज के स्टडी से पता चलता है कि ह्यूमन लैंग्वेज के विपरीत उनकी लैंग्वेज दरअसल एक लोगोग्राम होती है, यानी वर्ड्स या लेटर्स की जगह आइकन, पिक्चर या साइन का यूज़ करते हैं। हर एक साइन एक पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करता है। इनकी लैंग्वेज सिमेसियोग्राफिक होती है, मतलब ये एलियंस साइंस और पिक्चर्स के ज़रिए अपनी बात कहते हैं। इनके साइंस की कोई ध्वनि या प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। एक और अनोखी विशेषता पाई गई है कि ये लैंग्वेज पैलिंड्रोम होती है, यानी आगे और पीछे दोनों तरफ से पढ़ी जा सकती है। ये सारी चीज़ें उनकी लैंग्वेज को काफ़ी एडवांस और कॉम्प्लेक्स बनाती है। ऐसे ही कम्युनिकेशन और रिसर्च में 1 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन कर्नल जीटी लुइस को चाइना के जनरल शैंग के कन्वर्सेशन को ट्रांसलेट करने को कहता है, जिसमें ये पता चलता है कि चाइना एलियन के मोटिव या पर्पस को समझने के लिए उन्हें महाजोंग गेम ऑफ़र कर रहा है, जिससे लुइस तनाव में आ जाती है, क्योंकि गेम में हम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, जिसमें या तो विक्ट्री या डिफ़ीट होता है, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है एलियन से कम्युनिकेट करने में। हर कंट्री अपना अपना डिसीजन ले रहा होता है कि एलियंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाना है। यूनाइटेड स्टेट्स को भी आज एक अहम सवाल का जवाब चाहिए, उन्हें भी एक डिसीजन पे आना होगा। सेशन शुरू होता है। लुइस एलियन से यहाँ आने का पर्पस पूछती है और एलियन जवाब में वेपन यानी हथियार लिखता है। ये पता चलते ही सेशन को आधे में रोक कर क्रू को वापस बुला लिया जाता है। लुइस यहाँ समझाने की कोशिश करती है कि एक शब्द के कई मायने होते हैं, हमें जल्दबाजी में कुछ भी गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। इसका एक ही रास्ता है कि लुइस को वापस जाना होगा इस मैसेज को समझने के लिए। लेकिन CIA एजेंट से खबर मिलती है कि कुछ कंट्रीज़ जैसे चाइना, रशिया ने एलियंस के साथ हुए लास्ट सेशन के बाद कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने से मना कर दिया है। पूरा वर्ल्ड हाई अलर्ट पे है। यूनाइटेड स्टेट्स का डिसीजन अब लुइस के आखिरी सेशन पे डिपेंड करता है। तभी चाइना की एक न्यूज़ आती है कि उसने अपने सारे साइंटिस्ट को वहाँ से निकाल लिया है। ये एलियंस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा है और UN को एक इमीडिएट मीटिंग रखने को कहता है। आखिरी सेशन के ख़त्म होने में कुछ ही समय बचा होता है और दोनों वापस से स्पेसक्राफ्ट पे जाते हैं। कुछ मिलिटेंट्स ने उनके स्पेसक्राफ्ट में बॉम्ब लगा दिया होता है। इस बात से बेखबर दोनों स्पेसक्राफ्ट में होते हैं जहाँ एलियंस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैसेज देता है। लुइस को फिर से उस बच्चे की झलकियाँ दिखती हैं।
बॉम्ब ब्लास्ट होने के ठीक कुछ सेकंड्स पहले ही एलियंस उन्हें स्पेसक्राफ्ट से बाहर ढकेल देते हैं, जिससे उनकी जान बच जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। दोनों को होश आने पे पता चलता है कि पूरे कैंप को खाली करवाया जा रहा है। एयरफोर्स और आर्मी स्टैंड बाय पे होती है, पर लुइस कहती है हम नहीं जा सकते, हमें तब तक रुकना होगा जब तक वो यहाँ रुकेंगे। लेकिन इस हादसे के बाद वो स्पेसक्राफ्ट ज़मीन से और ऊपर की तरफ चली जाती है, इंसानों की पहुँच से काफ़ी दूर। यहाँ अनाउंसमेंट आती है कि चाइना ने एलियंस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया है। एलियंस के पास सिर्फ 24 घंटे का समय है उनकी टेरिटरी को छोड़ने का। इसमें रशिया, पाकिस्तान और सूडान भी चाइना को फॉलो करने वाले हैं। लुइस और इयान उस मैसेज को डिकोड करने की कोशिश में लगे होते हैं। लुइस को बार बार हेलुसिनेशन होने पे इयान उसे सापेर-वुर्फ हाइपोथेसिस के बारे में बताता है। इस थ्योरी के मुताबिक भाषा हमारे सोच को आकार देने लगती है और हमारे दिमाग पे असर डालना शुरू करती है। लैंग्वेज सिर्फ एक्सप्रेस करने के काम नहीं आता, बल्कि इनकी लिखावट या शेप हमारी सोच को भी प्रभावित करती है, और इयान को लगता है कि उसके हेलुसिनेशन का यही कारण है। इयान उस मैसेज को डिकोड करता है कि 3D पिक्चर में ये मैसेजेस जो छोटे छोटे सर्कल से बने हैं, उसका गैप 1/12 है, यानी कि हमारे पास मैसेज का केवल एक हिस्सा है और ऐसे ही बाकी कंट्रीज़ के पास भी मैसेज का एक एक हिस्सा है। फुल मैसेज को 12 स्पेसक्राफ्ट में बांटा गया है और जब ये 12 कंट्रीज़ अपने अपने मैसेज को शेयर करेंगे तब जाकर ये मैसेज पूरा कंप्लीट होगा। इसका मतलब एलियंस के दिए गए लास्ट मैसेज को समझने के लिए सारे कंट्रीज़ को उस मैसेज को शेयर करना होगा, पर इसके लिए कोई भी कंट्री तैयार नहीं होती। समय हाथों से निकलता जा रहा है और लुइस एक बार दोबारा स्पेसक्राफ्ट की तरफ जाती है, जहां उसे लेने एक ट्रांसपोर्ट पॉड आता है। वहां उसे पता चलता है कि अबॉर्ड उस एक्सप्लोशन की वजह से मरने की स्थिति में है। लुइस कॉस्टेलो से कहती है कंट्री एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस मैसेज को दूसरे कंट्रीज़ तक पहुंचाने में उसकी मदद करे। कॉस्टेलो कहता है हम यहाँ ह्यूमैनिटी की हेल्प करने आए हैं, क्योंकि आने वाले 3000 सालों में हमें इंसानों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लुइस पूछती है उन्हें फ्यूचर कैसे पता है। एलियंस उसे बताते हैं कि उनका समय इंसानों की तरह पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में बटा हुआ नहीं होता, बल्कि वो समय को एक ही बार में पूरा देखते हैं। ये कोई टाइम ट्रैवल नहीं है, बल्कि ये उनके समय का परसेप्शन है। अब लुइस को समझ में आ जाता है कि वो एलियंस फ्यूचर देख सकते हैं। एलियंस जिस वेपन की बात कर रहे हैं वो असल में उनकी लैंग्वेज है। ये एक गिफ्ट है जो इंसानों की पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को देखने की सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इंसान अपने फ्यूचर की मेमोरीज़ को एक्सपीरियंस कर सकेंगे। लुइस भी अपनी ही बेटी के विजन्स को अब तक देख रही होती है, जो कभी फ्यूचर में पैदा होगी, और उसका नाम हैना होगा, जो वर्ड खुद में ही एक पैलिंड्रोम को दर्शाता है, जिसे दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है। लुइस अपने फ्यूचर को देख चुकी होती है, जहां उसकी बेटी हैना को एक लाइलाज बीमारी होती है और 12 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। ये बात अपने हस्बैंड को बताने पे वो उसे छोड़कर चला जाता है। इसका मतलब लुइस इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना सीख गई थी। वो अपने फ्यूचर और प्रेजेंट में ट्रैवल कर सकती है। लुइस बेस कैंप में होती है, जहां वो इयान को कहती है कि एलियन लैंग्वेज हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी है जो वो हमें देना चाह रहे हैं। यहाँ इवैक्यूएशन प्रोसेस शुरू हो चुका होता है। इयान और लुइस के वापस जाने के लिए भी इंतज़ाम हो चुके होते हैं और लुइस को समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे इस वॉर को होने से रोकेगी। तभी लुइस खुद को भविष्य में किसी यूनाइटेड नेशंस के इवेंट पे पाती है, जहाँ चाइना के जनरल शैंक उसे आकर थैंक यू कहता है। अटैक के ठीक पहले उसके प्राइवेट नंबर पे कॉल करके उसके माइंड को चेंज करने के लिए और उसे उसकी पत्नी के वो लास्ट कहे शब्दों को याद दिलाने के लिए, पर लुइस कहती है कि उसके पास उनका नंबर नहीं है। फिर जनरल शैंक उसे अपने मोबाइल में एक नंबर दिखाता है और कहता है अब वो नंबर जानती है। अब वापस प्रेजेंट टाइम में लुइस CIA हेल्पर्न के सैटेलाइट फ़ोन चुरा लेती है और जनरल शैंक के उसी नंबर पर डायल करके उसके वाइफ के आखिरी शब्दों को कहती है, युद्ध शहीद नहीं बनाते बल्कि विधवा बनाते हैं। उसके कुछ देर बाद न्यूज़ आती है कि चाइना ने इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, जिसमें वो अनाउंसमेंट करता है कि चाइना बैक ऑफ कर रहा है अटैक से और वो एलियन के मैसेज को भी शेयर करेगा, और सारे कंट्रीज़ चाइना को फॉलो करते हुए बैक ऑफ कर लेते हैं। साथ ही वो सारे स्पेसक्राफ्ट भी वापस चले जाते हैं।
मिशन के अंत में यान लुइस को शादी के लिए प्रपोज करता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है ये पता होते हुए भी लुइस यान से शादी करती है। वो हर एक पल को जीती है और हैना को बहुत प्यार से बड़ा करती है। जैसा कि लुइस ने फ्यूचर देखा था, यान उसे छोड़कर चला जाता है। 12 साल की होने पे हैना भी मर जाती है और लुइस अकेली रह जाती है। दोस्तों, इस मूवी में लुइस जो नाम है उसका भी एक ऐतिहासिक महत्व है। 18वीं शताब्दी में लुइस नाम के एक धर्मशास्त्री थे जिन्होंने बाइबल का अनुवाद हिब्रू और ग्रीक से फ्रेंच भाषा में किया था। इसी तरह मूवी में भी लुइस ने एलियंस की भाषा का अनुवाद किया है। अगर आप भी शुरू से अंत तक अपना भविष्य देख पाते तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे या उसे बदलना चाहेंगे? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जल्द ही एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ हाजिर होंगे। फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।